आखिरी हथियार किस्त नंबर 28। शदीद फायरिंग ने हाफिज कमर को इब्तदाई लम्हात में ही मौत की वादी में उतार दिया था। ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से वो नीचे झुक नहीं सका था। तारिक, शानी और बरूद बर वक्त नीचे झुक गए थे, ताहम फ्रंट सीट का अजाला तारिक को करना पड़ा। नीचे झुकते हुए इसके दाएं कान से खून का फवारा उबल पड़ा था। इसने सिसकते हुए कान पर हाथ रखा तो पता चला गोली ने कान उड़ा दिया है। गाड़ी की विंड स्क्रीन किरचों में बदल गई थी। फ्रंट सीटों के बलाई हिस्से रुई की तरह उड़ रहे थे। शानी और गुरूजी ने न सिर्फ झुककर जान बचाई थी, बल्कि फौरन दरवाजे खोलकर बाहर सिरक गए। वो लेटे लेटे क्रॉलिंग करते हुए खेतों में घुस गए थे। फ्रंट दरवाजा भी खुला था। तारिक बाहर निकल चुका था। हमला आवरों ने गाड़ी की तेज रोशनी में शानी को देख लिया था, क्योंकि खेतों में फायरिंग की गई थी, लेकिन शानी अपनी जगह बदल चुका था। शानी ने लेटे लेटे जायजा लिया। इनकी गाड़ी से तकरीबन 30-40 मीटर दूर हमलावरों की गाड़ी खड़ी हुई थी। शानी ने इस पर फायरिंग खोल दी, मगर ये कैसन की गई फायरिंग थी। गाड़ी के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। शायद वो पहले से ही ओट में चले गए थे। बरूद शानी की मुखालिफ समत के खेतों में उतरी थी, जबकि तारिक का कुछ पता नहीं था। शानी करानी करता हमलावरों की गाड़ी के अकब में पहुंच गया। गाड़ी के अकबी हिस्से की ओर से एक शख्स झांक रहा था। इसकी पुश शानी की तरफ थी। वो इनकी गाड़ी को झांक झांक कर देख रहा था। इसके हाथ में पिस्टल और अंदाज इंतहाई चौकन्ना था। तहम शानी से बेखबरी में बड़े सुकून से अपनी नींद सुला सकता था, मगर शानी को वो जिंदा चाहिए था, इसलिए इसे अकब से जाकर दबोच दिया। साथ ही इसकी कलाई को झटका दिया, जिससे पिस्टल नीचे गिर गया। इसे बेहोश करने के लिए शानी उंगली की हुक बनाकर कनपट्टी पर मारना चाह रहा था, मगर मुखालिफ ने फुर्ती दिखाई थी। इसने कोने की ज़रब शानी की पसलियों में इतनी जोर से रसीद की थी कि शानी की गिरफ्त बेख्तियार ढीली पड़ गई। गिरफ्त ढीली होते ही वो शख्स चिकनी मछली की तरह इसके बाजू से निकल गया, लेकिन शानी ने संभलने में देर नहीं लगाई थी। वो जैसे 2 कदम पीछे हटा, शानी ने लात घुमा दी थी, मगर वो शानी की तोक़ों से ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ था। इसने शानी की टांग पकड़ ली थी। ये चंद सेकंड्स की बात थी। जैसे इसने शानी की टांग पकड़ी, ये चंद सेकंड्स की बात थी। जैसे इसने टांग पकड़ी, शानी एक हाथ गाड़ी की छत पर रखते हुए इसके जोर पर उछला और दूसरी टांग की बूट की ज़रब इसके मुंह पर जड़ दी। वो शख्स इसकी लेता वो पीछे जा गिरा। शानी की टांग इसके हाथ से निकल गई थी। शानी किसी मुमकिन चोट से बचने के लिए जमीन पर गिरते कलाबाजी खाता हुआ खड़ा हो गया था। ऐसा ही अमल इसके मुखालिफ ने भी दोहराया था। मुखालिफ शख्स गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो शानी ड्राइविंग साइड की तरफ उस बार हमले में शानी ने पहल की और उड़ता हुआ उस पर जा पड़ा। दोनों गाड़ी की तेज रोशनी में गुत्थम गुत्था थे। गाड़ी की हेडलाइट स्मूथ चल रही थी। जिस रफ्तार से दोनों गिरे थे, इसी रफ्तार से उठे भी थे। शानी के मुखालिफ ने उठने में कुछ सेकंड पहल की थी और उठते ही शानी के चेहरे पर भरपूर टक्कर दे मारी। शानी ओख की आवाज के साथ 2 कदम पीछे को लड़खड़ाया। वो शख्स हद दर्जा लड़ाका था। टक्कर मारते इसने फ्लैंक किक शानी के सर पर मारी। ये इंतहाई कारी ज़रब थी, जिसके लगते ही शानी बेहोश होकर गिर पड़ा था। गिरते वक्त इसकी बॉडी झटके से घूम गई थी और वो मुंह के बल 90 डिग्री में कार की डिग्गी पर गिरा था। शानी के मद्दे मुकाबिल ने चंद लंबी सांसें खारिज की। एक नजर शानी को देखा। इसकी बेहोशी के इत्मीनान करके वो पलटा ही था कि इसे शानी की गाड़ी के हेडलाइट्स के साथ हल्का सा हॉर्न दिया गया। इसने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी पहले रिवर्स हुई, फिर एक झटके से पूरी रफ्तार के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगी। वो समझ गया था कि गाड़ी में इसका साथी मौजूद है, जिसका इरादा यकीनन बेहोश पड़े शानी को कुचलने का था। इसने एक तरफ छलांग लगा दी। जिस तरफ इसने छलांग लगाई थी वहां बरूज मौजूद थी, जिसने इसे दबोच दिया। वो शख्स इस नागहानी आफत से कतई बेखबर था। बरूज ने इसकी गर्दन सख्ती से हाथों में जकड़ ली थी। इसके बाजू में इतनी ताकत थी कि वो शख्स माही बेआब की तरह तड़पने लगा था। बरूज इससे पहले एक आदमी को बेहोश कर चुकी थी और शानी की मदद के लिए बढ़ रही थी, मगर इस शख्स ने शानी को बेहोश कर दिया था। अब वो बरूज के आहनी हाथों में तड़प रहा था। बरूज ने चंद लम्हों में जोरदार हाथ को झटके दिए। चीर झटके से कटक की आवाज के साथ इसकी गर्दन टूट गई थी। इसे आवाज निकालने का मौका नहीं मिला। वो अब्दी नींद सो चुका था, जिसे शानी जैसा मर्द आहन जेर न कर सका। इसे नाजुक मिजाज बरूद ने चंद सेकंड में मौत के हवाले कर दिया था। गोली ने न सिर्फ तारिक का कान उड़ा था, बल्कि बाहर निकलते समय गोलियों ने इसका कंधा भी लहूलुहान कर दिया था। 2 गोलियां कंधे में लगी थी, जिससे कंधा अपनी जगह छोड़ चुका था। कान और कंधे से खून का रिसाव तेजी से जारी था और वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। उस तरफ ढलवान थी जिस पर वो खुद ब खुद लुढ़कता हुआ खेतों में जा पहुंचा था। इसके कंधे में दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। शायद कोई गोली अंदर रह गई थी। इसकी हरकत करना नामुमकिन हो चुका था। चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार वाजे थे। इसने सख्ती से दूसरे हाथ से कंधा पकड़ा हुआ था। बुरूज भी इसकी साई पर निकली थी। इसके पास सरगोशी करती हुई गुजरी थी। तारिक, यह हरकत मत करना,
वो क्रॉलिंग करती हुई आगे बढ़ गई थी। इसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी जरूर हो गई थी, मगर तारिक के इंतहाई जख्मी हो जाने का बुरूज को अंदाजा नहीं हुआ था। बुरूज ने एक आदमी को देख लिया था। तारिक हरकत करने के काबिल नहीं था, वो बस देख रहा था। रास्ते में दोनों गाड़ियां आमने सामने खड़ी थी। दोनों के बीच में शानी एक आदमी के साथ दूबदू लड़ रहा था। तारिक इस वक्त बुरी तरह चौंका। जब शानी बेहोश होकर गिर पड़ा था, वो इसकी मदद के लिए जाना चाहता था, मगर हरकत करने से तकलीफ की शिद्दत दो चंद हो गई थी। वो सख्ती से होंठ दबाए बहालत मजबूरी रुक गया। मां ने इसे अपनी गाड़ी के पास एक शख्स को खड़े देखा। इसने दरवाजा खोलकर हाफिज कमर की लाश को बाहर घसीटा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जब इसने गाड़ी शानी की तरफ दौड़ाई तो तारिक की जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसके जहन में धमाके होने लगे। तेज रफ्तार गाड़ी शानी का सूमा बना सकती थी। वो कोई भी बर्बर हरकत करने से कासिर था। वो बेबसी से आंखें बंद करना चाहता था। तभी इसने बुरूज को शानी के सामने खड़ा पाया। तारिक हैरान परेशान था। बुरूज बजाय शानी को वहां से हटाने की कोशिश करती, वो इसके सामने कार पर नजर जमाए खड़ी हो गई थी। ओह नो, तारिक के मुंह से बेख्तियार निकला। इस तरह तो दोनों का गाड़ी के दरमियान कचूमा निकल जाएगा। वो इससे आगे कुछ ना सोच पाया और ना कुछ कह पाया। गाड़ी बुरूज के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, मगर इस लम्हे तारिक ने नाकाबिले फहम मंजर देखा था, जिससे इसके चौदह तबक रोशन हो गए थे। गाड़ी जैसे ही शानी के पास पहुंची, बुरूज ने इससे आगे बढ़कर दोनों हाथों पर यूं उठाया जैसे कोई बच्चा खिलौना कार को उठा लेता है। तारिक ने सर को झटका दिया। वो अपनी तकलीफ ही भूल गया था। इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। गाड़ी बुरूज के हाथों पर सर के ऊपर उठी हुई थी। तारिक ने आंखों को मसल कर नाकाबिले यकीन मंजर देखा। गाड़ी की छत नीचे की तरफ और टायर आसमान की तरफ थे, जो बड़ी तेजी से घूम रहे थे। शायद ड्राइवर खौफ, दहशत और बदहवासी में एक्सीलेटर से पांव हटाना भूल गया था। बुरूज ने गाड़ी को चलने में ऊपर उठाया और फिर घुमाकर दूर खेतों में फेंक दिया। गाड़ी खिलौने की तरह उड़ती हुई 10-15 मीटर दूर जा गिरी। गिरने के बाद गाड़ी ने 3-4 कलाबाजियां खाई और फिर उलटकर रुक गई। तारिक इंग्लिश फिल्में नहीं देखता था, मगर दोस्तों से सुन रखा था ऐसे मनाजिर फिल्मों में बकसरत दिखाए जाते हैं, मगर वो हकीकत में देख चुका था। वो अभी तक नाकाबिले यकीन हालत में था। बुरूज जैसी नाजुक अंदाम लड़की से ऐसी तवक्को कैसे की जा सकती थी। बुरूज जब शानी को होश में ला रही थी, जबकि तारक का जहन साइंसाई कर रहा था। वो खुद को यकीन दिलाने में नाकाम हो रहा था। दफतन जोरदार धमाका हुआ और जहां गाड़ी गिरी थी वहां आग का शोला आसमान की तरफ बुलंद हुआ। गाड़ी का फ्यूल टैंक फट गया था। आग बड़ी तेजी से खेत में फैलने लगी थी। अमजद बुखारी का पुरकार चेहरा परेशानियों की अमाजगा बना हुआ था। हर गुजरता लम्हा तशवीश की नई तह जमा रहा था। निस्फ घंटा कबल पाकिस्तान के चंद मुहिब वतन आला ऑफिसर्स इन्हें मेजबानी का शर्फ बख्शने के बाद रुखसत हुए थे। वो मेहरबान ऑफिसर्स थे जिनकी खास मोहब्बत ने अमजद बुखारी के ग्रुप को फाल बना रखा था। दुश्मनाने पाकिस्तान का कलाकमा करने के लिए दरपर्दा यही मेहरबान इनके मुआवन थे। इनकी मदद के तुफैली फिनांस, जीज असला, इंस्ट्रक्टर और मुहिब वतन नौजवान ग्रुप को मिलते थे। आज इनसे 4 घंटे तवील मीटिंग हुई थी। मीटिंग में इन सबको पाकिस्तान की बतदरीज बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश लाहक थी। पाकिस्तान के हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके थे। खुफिया हाथ पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे थे। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अजीब सूरत इख्तियार कर रहे थे। अमीर अमीरतर हो रहे थे और गरीब गुर्बत की निचली सतह पर पहुंचकर 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था। कौमी खजाने पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा था। सनतें बंद हो रही थी। सनतें और मुआशी बहरान हदों को छू रहा था। पानी, बिजली, गैस का बहरान भी शदीद तरीन था। इदारे पस्ती की तरफ गिर रहे थे। इंतशार, बदनज़मी, अफरा तफरी, मजहबी फिरकावारियत, दहशत गर्दी हमा वक्त मुंह फाड़े अवामुन्नास को निगलने के दर पे थे। अदालतें और इदारे टकराव की पोजीशन में खड़े थे। अवामी मसाइल हल करने और मुल्क को मुआशी तरक्की पर चलाने का किसी को ख्याल नहीं था, बल्कि अफरा तफरी का दौर दौरा था। हुक्मरान कुर्सियां बचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। मुफाद परस्ती और मादी हजात ने इन्हें इंसान से भेड़िया बना दिया था। ऐसे बदतरीन हालात में बैरूनी खुफिया ताकतों की साजिशों का इंकिशाफ किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तान को परेशानी में मुब्तला कर सकता था। शानी, तलहा और हमजा तीनों को अमजद बुखारी ने बिल्डिंग में बुलवा लिया था। इनके पहुंचने तक अमजद बुखारी फिक्रों देशों में घिरा रहा। मुसाफा करते हुए तीनों ने इनकी गैर मामूली संजीदगी और चेहरे की परेशानी को नोट किया था। शानी बैठते ही बोला, एम सॉरी सर जी, हम नाकाम लौटे हैं। ताहम हम एक बंदे को उठा लाए हैं जिससे पूछगछ जारी है। वो बात नहीं है शानी, बल्कि बात कुछ और है। खैरियत है सर जी? हमजा ने फौरन पूछा। इसके लेजे में बेचैनी दौड़ गई थी। यही हालत तलहा और शानी की भी थी। खैरियत नहीं हमजा। इनका लेजा मजीद उदासियों में डूब गया था।
انہوں نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا، وطن کے خلاف سازشوں کا طویل جال ہے جو مسلسل بنا جا رہا ہے۔ طلحہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر امجد بخاری کو بولتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، ابتدا میں سمجھا تھا بلوچستان کے چند علاقوں بشمول نثار پور پر خفیہ طاقتوں کی نظریں گڑی ہوئی ہے کیونکہ بلوچستان میں معدنی ذخائر سے مالا مال صوبہ ہے، مگر مجھے ایسی اطلاعات پہنچی ہیں جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ بات میرے اندازے اور توقع سے بہت آگے کی ہے۔ امجد بخاری نے لہجہ پر رک کر تینوں کو دیکھا۔ تینوں کے چہروں پر فکر و غم کی پرچھائیاں واضح ہو چکی تھیں۔ فاروق بلوچ کے بتائے گئے اڈوں کو جس طرح ہمارے پہنچنے سے پہلے اڑا دیا گیا ہے، اس بات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ معمولی کارروائی نہیں ہے۔ اس کارروائی سے دشمنوں کے مضبوط نیٹ ورک، دیدہ دلیری اور پھیلاؤ کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس بات پر سوچا ہے سر جی، یہ عام گروپ کا کام نہیں ہے۔ حمزہ نے امجد بخاری کی تائید میں کہا، کسی بھی عمارت کو طاقتور بم سے راکھ کا ڈھیر بنا دینا یقیناً مضبوط نیٹ ورک کی دلیل ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اس نیٹ ورک کو ختم کرنا ہوگا۔ طلحہ نے امجد بخاری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شانی پہلو بدلتے ہوئے بولا، سر جی آپ کی باتوں سے لگتا ہے پاکستان میں کوئی ایک گروپ متحرک نہیں۔ اسی بات نے مجھے زیادہ پریشان رکھا ہے شانی۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ ایک سے زیادہ گروپس میدان میں موجود ہیں۔ ہر گروپ کا اپنا الگ مشن ہونے کے باوجود مقصد مشترکہ ہے۔ سر جی کے لہجے کی اداسی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یعنی پاکستان کی تباہی۔ سر جی، نثار پور کی پہاڑیوں میں سے میں نے جس گروپ کا خاتمہ کیا تھا، اس میں بلیک واٹر موساد کے ایجنٹ شامل تھے۔ کہ ان کے علاوہ بھی کوئی بین الاقوامی تنظیمیں یا متحرک ہیں؟ انڈین را اور روس کی KGB کو بھی ان میں شامل کر لو۔ اگر ہوم منسٹر عبدالباری کو قتل نہ کیا جاتا تو ہم نثار پور کی پہاڑیوں سے بھاگے گئے لوگوں تک پہنچ سکتے تھے، مگر فاروق بلوچ کی موت کے بعد انہوں نے مستعدی دکھاتے ہوئے نہ صرف اڈے تباہ کر دیے بلکہ عبدالباری کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ سر جی اس آدمی کو ہم بے ہوشی کی حالت میں ساتھ لائے تھے۔ ہاں شانی، اس آدمی سے کچھ معلومات ضرور ملی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سابقہ موضوع پر پلٹ آئے۔ پوری دنیا میں چند خفیہ ہاتھ ہیں جو ایک نظام متعارف کرانے میں مصروف ہیں۔ نیا نظام سر جی؟ نیا نظام، نیو ورلڈ آرڈر۔ ان کے ہاتھ خفیہ ہیں اور بہت لمبے ہیں۔ انہیں دنیا کے بیشتر ممالک پر دسترس حاصل ہو چکی ہے۔ جن ممالک کی تنظیموں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ممالک بھی انہی کے ہاتھوں کھلونا ہے۔ ان خفیہ ہاتھوں اور دماغوں پر یہ بات واضح ہے، انہیں اگر دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا بہت اہم ملک ہے، اس لیے یہ بھی ٹارگٹ پر ہے۔ سر جی، طلحہ نے بیچ میں بولنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کی تلقین کی۔ طلحہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ الحمدللہ ہمارا دفاعی نظام بہت اعلیٰ اور مضبوط ہے۔ بہت سارے سازشی عناصر اس مضبوط دفاعی نظام کے ہاتھوں کچلے جاتے ہیں، مگر کئی مقام ایسے بھی آتے ہیں جہاں ہمارے ادارے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، وہیں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ امجد بخاری نے رک کر تپائی پر پڑا ہوا گلاس اٹھایا۔ حمزہ، شانی و طلحہ شدید مضطرب اور بے چین تھے۔ تم لوگوں کو بہت اچھی طرح علم ہوگا، دنیا میں سب سے خطرناک بیماری ایڈز ہے۔ ایڈز 1970 کی دہائی میں نمودار ہوئی تھی۔ ایڈز ایک ایسی بیماری جس نے آج تک پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ایڈز نے صرف موت کا رقص سکھایا ہے۔ اس جان لیوا بیماری کا محرک افریقہ کے سبز بندر کو قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں اب تک جتنی رپورٹس آئی ہیں وہ ایک ہی واقعے کی گرد گھومتی ہیں کہ افریقی باشندے کو سبز بندر کے کاٹنے سے ایڈز کی وبا پھوٹی ہے۔ ایسی تمام رپورٹیں جھوٹ پر مبنی ہیں اور یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت کہانی بنائی گئی ہے۔ تو کیا سر جی اصل حقائق کچھ اور ہیں؟ طلحہ نے ایڈز کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا۔ اس کے علم میں وہی باتیں تھیں جو اب تک سر جی نے بیان کی تھی، ماں سوائے من گھڑت کہانی کے۔ اگر ایڈز کے وائرس سبز بندر کے کاٹنے سے ہی افریقی باشندے میں منتقل ہوئے تھے تو یہ وبا افریقہ میں پھوٹی اور دھیرے دھیرے باقی ملکوں تک پہنچی، جبکہ ایڈز بیک وقت افریقہ، امریکہ، برازیل، ہیٹی اور جنوبی جاپان میں پھیلا تھا۔ ایڈز کا بیک وقت کئی ممالک میں جنم لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ سبز بندروں کی کہانی من گھڑت ہے جو انسانیت کے دشمن اور انسان نما درندوں نے گھڑی ہے۔ اس کہانی کے پیچھے سفاکی اور بے رحمی کی ایسی سازش کار فرما ہے جس نے انسانیت میں موت کے پنجے گاڑے ہیں۔ 1970 میں امریکی صدر جمی کارٹر نے عالمی رپورٹ برائے 2000 تیار کرنے کا حکم شاہی صادر فرمایا۔ رپورٹ میں کرۂ ارض میں بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرناک قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح بتایا گیا کہ تیسری دنیا کی آبادی بڑی تیزی سے یورپ کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے۔ اگر آبادی بڑھنے کا تناسب یہی رہا تو بہت جلد سفید فام یورپین کی آبادی انتہائی کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی بڑھتی آبادی پر یا تو روک لگا دیا جائے یا پھر اسے کم کر دیا جائے۔ سنگ دل اور انسانیت دشمن قوتوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے نہ صرف آبادی پر روک لگایا بلکہ اس میں کمی کرنے کے لیے ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی جیسے مہلک جان لیوا وائرس تخلیق کیے۔ خدا کی پناہ سر جی، انسانیت کے ساتھ اتنی بڑی سفاکی اور درندگی
तलहा अंदर से दहल कर रह गया। जी हाँ, एड्स के कातिल वायरस दुनिया में तबाही का मूजब बने तो बहुत से रहमदिल इंसान और साइंसदान मैदान में उतर आए। उन्होंने इस पर तहकीक शुरू कर दी। इनमें डॉक्टर थियोडोर स्टीकर भी ऐसे ही शख्स हैं। डॉक्टर स्टीकर ने अर्करेजी से और बारीक बीनी से एड्स के वायरस पर तहकीक की और अपनी तहकीक का निचोड़ ये निकाला कि एड्स के वायरस सब्ज बंदर से किसी सूरत नहीं मिलते, बल्कि ये वायरस इंसान के तख्लीक करदा हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, कई मकाले लिखे और मुतअद्दिद दस्तावेजी सबूत भी पेश किए। हत्ता कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बरमिला कह दिया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और आलमी इदारा सेहत मुश्तरका तौर पर लेबोरेटरी की तजर्बा गाहों में 2 मुहलक वायरस को बाहम में मिलाकर इसे तख्लीक किया और ये खुद इंसान के बाफ्तों में बज़ैर इंजेक्शन पहुंचाकर मतलूबा हदफ हासिल किया। सर्जी अमरीका जैसी सुपर पावर रोशन ख्याल दुनिया के अहम तरीन मुल्क का सियासतदान इतनी चुकाने में रिपोर्ट मुरतब करता है तो क्या इस पर कोई रद्दमल नहीं आया? डॉक्टर स्टीकर के साथ क्या हुआ शानी ये एक अलग कहानी है। मैं इतनी लंबी तमहीद का मकसद बताना चाहता हूँ। इंसानियत के कातिल ये खुफिया हाथ आज तक अपने मिशन में गामजन हैं। वो मुख्तलिफ तरीकों से तीसरी दुनिया के बाशिंदों को मौत के हवाले कर रहे हैं। यहाँ भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये उनके निशाने पर है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि गैर मुल्की NGOs पाकिस्तान के मामले में बेरहमी और सफाकी का मुजाहरा करते हुए और पाकिस्तान को पोलियो के जाली और एक्सपायर कतरे थमा देते हैं। इस प्रोजेक्ट को हुकूमत के लाखों डॉलर सर्फ होते हैं। इस पर क्या अजब मजाक है कि हम लोग इंसानियत के इन दुश्मनों को मसीहा मानने पर मजबूर हैं। तला ने तासुब भरे लहजे में कहा। सर्जी ने इसके उदास चेहरे पर निगाह डाली और बोले, इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस C जैसे खुद साख्ता गंभीर मसाइल फैल रहे हैं। हमारे पास अब बहुत वक्त कम है। हमें जल्द से जल्द इन खुफिया चेहरों को बेनकाब करना है जिन्होंने तह दर तह चेहरों पर कई नकाब चढ़ा रखे हैं। और बकौल तलहा के हम इन्हें मसीहा कहने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक तरफ ये हमें मौत की तरफ धकेलते हैं और दूसरी तरफ इनके बचाव की अद्वियात फरोख्त करके हमसे लाखों करोड़ डॉलर कमा रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा सर जी? शानी के पूछने पर अमजद बुखारी इन्हें आइंदा का लाहे अमल समझाने लगे थे।